नमस्कार दोस्तों। जोश आई एस पी सी एस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग अभी कंप्लीट एन सी ई आर टी साइंस फिजिक्स के सीरीज में हैं। इससे पहले हम लोगों ने फिजिक्स का जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स है, जिसमें जहाँ से एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से जो आपको बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्चुअल, फैक्चुअल और एग्जामिनेशन ओरिएंटेड जो क्वेश्चंस पूछा जाता है, हर प्रकार से मैंने करने की कोशिश की है। यदि आप नहीं देखे हैं तो जाकर के जरूर देखिए। आपको कंप्लीट एनसीईआरटी के सीरीज में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपको कराया जाएगा। जिस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, रेलवे, एसएससी, या कि भी किसी भी पुलिस की एग्जाम, जो स्टेट पुलिस के एग्जाम्स होते हैं, यदि तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह मेरा जो सीरीज है बहुत लाभकारी होने वाला है। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग ऑप्टिक्स यानी प्रकाशिकी चैप्टर को आगे करते हैं। ये आपको पता ही होगा कि सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है, जहां से अनेकों एग्जाम्स में अनेक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि प्रकाशिकी में पढ़ना क्या होता है। एक तो आप देख लीजिए, यहाँ पर साइट है, दृष्टि, जिसको बोलते हैं दृष्टि। एक प्रकाश के व्यवहार है और प्रकाश के द्रव्य है, यानी तीनों चीजों का अगर इंट्रोडक्शन फॉर्म अगर देखा जाए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाशिकी बोलते हैं। अब देख लेते हैं कि प्रकाश के बारे में जो जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि प्रकाश कौन सा तरंग का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। तो सबसे पहले जानना चाहिए आपको, ये विद्युत चुंबकीय तरंग है, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एग्जाम्पल है प्रकाश। सबसे पहला तो आपका क्वेश्चन यही बन गया प्री के लिए। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि एक क्वेश्चन आता है जो बीपीएससी में हाल ही में पूछा गया था। आप यदि पीवाई क्यू देखें तो आपको उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रकाश जो विजुअल लाइट है, उस विजुअल लाइट का जो है सो तरंग दैर्घ्य कितना है। तो आप देखिए 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच होता है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। एक एक करके जो इंपोर्टेंट आपके लिए होगा उन चीजों पे मेरा गहन फोकस रहेगा, जिससे कि आपका एग्जाम में किसी भी प्रकार का यदि प्रश्न पूछा जाए तो आपसे छूटे नहीं। आगे देखते हैं कि इसमें क्या जानकारी और मुझे लेना चाहिए। आप जानते हैं कि कोई भी वस्तु का प्रकाश जो होता है, हम वस्तु उस प्रकार कैसे देख पाते हैं, क्योंकि वहां पर पड़ने वाले प्रकाश, जो प्रकाश एब्जॉर्ब करने के बाद जो प्रकाश बच करके रिफ्लेक्ट किया जाता है, यानी परावर्तित कर दिया जाता है, वो प्रकाश हमारे आंख के रेटिना पे पड़ता है। कहाँ पड़ता है? दृष्टि पटल पे पड़ता है। इसी कारण से उस वस्तु को हम लोग देख पाते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हम इसी स्पेक्ट्रम की बात कर लेते हैं कि यदि मान लिया जाए कि प्रकाश, यदि कोई पेड़ का पत्ती हरा दिखाई पड़ता है, या कोई गुलाब का फूल का कलर लाल दिखाई पड़ता है, इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का बेसिक रीजन फ्रेंड्स यही है कि वो सारे प्रकाश को एब्जॉर्ब कर लिया है और एक कलर, यानी पत्ती हरा कलर को रिफ्लेक्ट किया है और गुलाब का फूल जो है लाल कलर को रिफ्लेक्ट किया है। इसी कारण से परावर्तित किया, इसी कारण से हमारा आंख उस प्रकाश को देखने के लिए सुहाग्री होता है और हम लोग उस चीज को देख पाते हैं। चलते हैं हम लोग आगे, आपको बता देते हैं कि प्रकाश स्पेक्ट्रम में किसका वेवलेंथ कितना है और किसका वेवलेंथ कितना है। देखिए यहाँ पर जो आपको देखने को मिलता होगा कि जो वायलेट है, हिंदी में इसको बैगनी बोलते हैं, इसका 380 से लेकर 450 नैनोमीटर के आसपास है। और ठीक आप देखिएगा जो ये विविग्योर है, इसमें आर जो है, ये रेड जिसको बोलते हैं लाल, इसका 620 से लेकर 750 नैनोमीटर के आसपास है। आपने ये भी देख लिया। अब हम लोग आगे चलते हैं कि क्या मुझे और जानकारी लेना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, आगे मैं बता देता हूं। अब देखिए यहां पर जो देखिएगा तो क्या लिखा हुआ है कि यदि वस्तु द्वारा प्रकाश स्पेक्ट्रम का सभी भाग अवशोषित कर लिया जाए, जो मैंने शुरुआत में बताया आपको, कोई भी परावर्तित ना हो, तो वो वस्तु कैसे दिखाई पड़ेगा? काली दिखाई पड़ेगा। आप लोगों ने ध्यान दिया कि यदि कोई वस्तु प्रकाश स्पेक्ट्रम का सभी भाग अवशोषित कर लिया और कोई भी भाग परावर्तित नहीं किया, तो वस्तु कैसा दिखाई पड़ेगा? काला दिखाई पड़ेगा। आपने ये भी देख लिया। ठीक है, आगे चलते हैं कि आपके लिए और क्या महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, यहाँ तो आपने यही देख लिया है। अब देखिए यहाँ पर जो एक बात आता है एग्जामिनेशन में कि प्राथमिक या मूल कलर कहलाते हैं कौन कौन। प्राथमिक या मूल कलर का एग्जाम्पल लाल, हरा
और नीला। आप लोग नोट कर लीजिएगा, आप जहां भी नोट बना रहे हो मेरे सीरीज से, तो आप लोग को कंप्लीट मैं करवा दूंगा, इसीलिए आप लोग नोट बना सकते हैं। तो ये आपका 3 जो एग्जाम्पल दिया है, लाल हरा नीला, ये क्या है, रेड ब्लू ग्रीन, क्या है, प्राथमिक या मूल रंग कहलाते हैं, जो आपके एग्जाम में कई दफा पूछा गया है। ठीक है, अगर एक बार और देखिए कि लाल हरा और नीला रंग के प्रकाश को मिश्रण कर दिया जाए तो कैसा प्रकाश बनेगा, ये श्वेत प्रकाश बनेगा। कैसा बनेगा, श्वेत प्रकाश बनेगा। ठीक है, आपने ये भी देख लिया श्वेत प्रकाश बनेगा, और ये भी देख लिया आपने कि लाल हरा नीला को प्राथमिक कलर कहते हैं और अन्य को गौण या द्वितीयक रंग कहते हैं। ये वर्ण त्रिभुज का एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, कि 2-3 कलर के मिलने से कौन सा कलर बनता है, यानी प्राथमिक कलर के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है, वो आपको यहां पर दिखाया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं हम फ्रेंड्स, आपको एक एक चीज करके बहुत डेप्थ कॉन्सेप्चुअल तरीके से भी आपको समझा दिया जाएगा, आपको समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत की सामना नहीं करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, यदि मेरे चैनल पे आप यदि नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए, और फटाफट आप अभी लाइक बटन को दबा दीजिए। ठीक है फ्रेंड, देखिए यहां पर 3 वर्ड्स आपने देखा, एक देखा प्रदीप्त यानी ल्यूमिनियस, एक अप्रदीप्त नॉन ल्यूमिनियस, पारदर्शी ट्रांसपेरेंट। अब हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। पूछा जाता है कि जनरली एग्जाम में प्रदीप्त का उदाहरण बताइए। प्रदीप्त का मतलब ये होता है ऐसा वस्तु जिसके पास स्वयं का प्रकाश हो, क्या हो, स्वयं का प्रकाश हो, जैसे एग्जाम्पल सूर्य, बल्ब, मोमबत्ती। आपने देख लिया जिसके पास स्वयं का प्रकाश हो, प्रदीप्त का एग्जाम्पल है। अब आता नॉन ल्यूमिनियस यानी अप्रदीप्त, यानी जिसके पास स्वयं का प्रकाश नहीं हो, यानी प्रकाश की अनुपस्थिति रहती है, उसको क्या बोलते हैं, ये, और इसको अप्रदीप्त बोलते हैं। दूसरे शब्द में इसको कहें तो जो दूसरे प्रकाश से प्रदीप्त होता हो, यानी क्या समझे आप, दूसरे प्रकाश से यानी आपके कोई प्रकाश दिया उसको, फिर जाके प्रकाशमान हुआ, दृश्यमान हुआ, तब जाके उसको अप्रदीप्त कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अब पारदर्शी क्या होता है। पारदर्शी वस्तु क्या कहता है कि कुछ अप्रदीप्त जो है वस्तुएं ऐसी भी होती है जिनसे प्रकाश आर पार चला जाता है। क्या होता है, आर पार चला जाता है, उसको क्या बोलते हैं। जैसे एग्जांपल आप ले लीजिएगा तो शीशा का एग्जांपल आप कह सकते हैं। अब चलते हैं फ्रेंड्स स्पीड ऑफ लाइट में। स्पीड ऑफ लाइट जो आपके लिए जानना ज्यादा जरूरी है, यहां से कंटिन्यू क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहली बात जो यहां से क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट कहां होता है, तो आप देख लीजिए यहाँ पे सबसे ज्यादा कहां होता है, निर्वात में होता है। कहां होता है, निर्वात में। इन कितना होता है, एग्जाम्पल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। आपने ये देख लिया। चलिए और बताते हैं, इस प्रकार से आप देखेंगे कि निर्वात में आपने क्या देखा, सबसे ज्यादा होता है, और ठोस में क्या होता है, सबसे कम होता है, सॉलिड में क्या होता है, सबसे कम होता है। आगे देखिए, जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो बीपीएससी के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन भी है, आप यदि क्वेश्चन देखिएगा तो सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में प्रकाश द्वारा लिया गया समय लगभग कितना समय लगता है, तो ये आपको फ्रेंड्स लगता है 8 मिनट 20 सेकंड के बराबर। कितना लगता है, 8 मिनट 20 सेकंड के बराबर लगता है। आगे चलते हैं, आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है कि चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, 1.28 सेकंड लगता है। कितना लगता है, 1.28 सेकंड लगता है। ठीक उसी प्रकार से हम लोग आगे देखते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, जब प्रकाश तरंग यानी प्रकाश वेव एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, बदल जाता है। देखिए इसका एग्जाम्पल आपको मैं बता दूं कि अगेन ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्या यहाँ क्वेश्चन था कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसका तरंगदैर्घ्य यानी वेवलेंथ जो होता है बदल जाता है, लेकिन 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 आवृत्ति जो है, ये फ्रीक्वेंसी जो है बदलता नहीं है। यानी आवृत्ति प्रकाश स्रोत पर निर्भर, ये जो लिखा हुआ है, जो प्रकाश की चाल बदलने के कारण होता है, और प्रकाश की आवृत्ति प्रकाश स्रोत पर निर्भर करती है और माध्यम बदलने से उसी रूप में बनी रहती है। यानी आवृत्ति नहीं बदलती है, सिंपल भाषा में समझिए, और तरंगदैर्घ्य बदल जाता है। बस इतना ही समझना है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट को हम लोग पढ़ते हैं कि ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट क्या है, यानी प्रकाश की दोहरी प्रकृति के बारे में। यहां देखिए प्रकाश की दोहरी प्रकृति से रिलेटेड एक क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन हॉल में। ये देखिए यहां क्या है, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत। प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत क्या है, सबसे पहली बात तो क्वांटम जो अल्बर्ट आइंस्टीन साहब हैं 1905 में क्वांटम सिद्धांत प्रस्तुत किए थे। कौन किए थे, अल्बर्ट आइंस्टीन साहब, जिसके अनुसार जो है प्रकाश ऊर्जा बंडलों
यानी ऊर्जा का जो बंडल होता है, प्रकाश ऊर्जा का जो बंडल होता है, जिस क्वांटा कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, क्वांटा कहते हैं, जो यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया है इससे, क्वांटा से रिलेटेड आप देखिएगा तो यूपीएससी लेवल में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रकाश के इन बंडलों को क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। क्या बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था, फोटोन किसे कहते हैं, क्या बोलते हैं, पूछा गया था, फोटोन किसे कहते हैं। आपने ये भी देख लिया कि प्रकाश ऊर्जा का बंडल जिसे क्वांटा कहा जाता है, वो से क्या बोलते हैं हम लोग, बंडल को फोटोन कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपके लिए जो महत्वपूर्ण है वो मैं आपको दिखाता हूं। आप समझ लीजिए कि आप मेरे चैनल से इतना विश्वास करके अगर मेरे कंप्लीट सीरीज को आपने देख लिया तो आपका जिस किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो आपके एग्जामिनेशन में आने वाला हर एक प्रश्न मेरे पढ़ाने से मिल जाएगा। आप देखिए, विश्वास करके पढ़िए, आप एक एक चैप्टर पढ़िए, एक एक जितने भी अपलोडेड है आप पढ़िए, देखिए आपको लगेगा, खुद में लगेगा कि हाँ सच में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अब देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्या पढ़ना है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, प्रकाश का परावर्तन। ये जनरली क्वेश्चन यहां से जो आता है वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या दिखने को आपको मिलता है। सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है कि एक जो क्वेश्चन आता है, दो नियम से क्वेश्चन आता है। एक जो आप देख रहे हैं आपतित किरण, इंसिडेंट रे, अभिलंब और परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे, तीनों जो मिलता है एक ही बिंदु पर मिलता है। कितना मिलता है, तीनों एक ही बिंदु पर मिलता है, ये नियम पहला कहता है। दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण, यानी आई जो देखते हैं यहाँ लिखा हुआ है आई, और यहाँ अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण जो आर है, ये दोनों कोण का क्या होगा, मान बराबर होगा। क्यों, यहाँ देखिए, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, क्या होता है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये दो नियम जो जनरली आपसे पूछा जाता है एग्जाम में। और ये कब होता है, जब एक समतल दर्पण चिकना पृष्ठ से जब कोई आपतित किरण को रिफ्लेक्ट करवाते हैं, तब जाकर के ये दो कंडीशंस क्रिएट होता है। आपने गौर किया, आप दो कंडीशंस को क्रिएट करने पर जो आपको प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का रिफ्लेक्शन बोलते हैं। आगे चलिए हम आपको दिखाते हैं कि यही सेम दो नियम आपको देखने को भी मिलेगा तुरंत। आप कहेंगे कि हाँ सर ये एग्जैक्ट सही है जो एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए यहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी परावर्तन कोण आर, आपतन कोण आई के बराबर, जो मैंने आपको कहा। नेक्स्ट आप ये पढ़िए, आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी के एक ही तल में होते हैं। आपने ये भी देख लिया। अब देखिए, अब आपको नेक्स्ट जो आपके लिए जानना है मिरर। यहां से दोस्त अनेकों क्वेश्चन पूछा जाता है मिरर से रिलेटेड, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, दर्पण। अब देखिए यहाँ दर्पण, दर्पण तो आप जनरली जानते ही हैं कि दर्पण आप अपने कमरे में भी यूज करते हैं प्रतिदिन चेहरा देखने के रूप में, ठीक है। अब उस दर्पण को क्या नाम से संबोधित किया जाता है, और एक आप चश्मा में जब भी लगाते हैं उस दर्पण में भी उसमें भी एक लेंस यूज किया जाता है, उस प्रकार का भी एक होता है, उसमें क्या यूज करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहली बात, जो एक दर्पण होता है वह वस्तु जिससे परावर्तक पृष्ठ इस प्रकार का हो कि परावर्तित किरण आपतित किरण की प्रकृति हो, ठीक है, उसे दर्पण कहते हैं। यानी कि आप आपतित किरण पड़ती हो उसके बाद परावर्तित होती हो, यानी इंसिडेंट रे भी होता हो और उससे मतलब टकरा करके एक परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टेड रे भी निकलता हो, उसको हम लोग दर्पण बोलते हैं। जैसे देखिए, अब यहाँ देखिए परावर्तक पृष्ठ का कैसा रूप होता है, रंग होता है, ढांचा होता है, वो मैं बता रहा हूँ। एक दो प्रकार का होता है, एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोलीय दर्पण। क्या होता है, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। जिसका पृष्ठ समतल होता है, परावर्तक पृष्ठ यानी रिफ्लेक्टेड पृष्ठ सरफेस जो होता है समतल होता है उसको समतल बोलते हैं, और जिसका गोलीय होता है स्फेरिकल होता है उसको स्फेरिकल मिरर ही बोलते हैं। अब हम आपको बता दें समतल मिरर का क्या क्या फॉर्म बनता है, कैसे इमेज बनता है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज है, क्या विशेषता है, हम लोग उन चीजों को बहुत गहराई से जानने की कोशिश करते हैं। यहां से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। देखिए, समतल दर्पण से प्राप्त प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा बनता है। कैसा बनता है, सदैव आभासी और सीधा बनता है, इमेजिनरी और इरेक्ट बनता है। नेक्स्ट देखिए, प्रतिबिंब का आकार यानी इमेज का आकार वस्तु के आकार के क्या होता है, बराबर होता है। नेक्स्ट देखिए, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने रखा होता है। यदि आप चेहरा देखेंगे, एक मान लिया जाए कि आप एक मिरर लगा हुआ है सामने में समतल दर्पण, यदि आप अपना देखेंगे इमेज को, अपने चेहरा को, तो आपको लगेगा कि हम मिरर से जितने दूर पे खड़े हैं उतना ही दूर पर मिरर के अंदर में भी एक चित्र दिखाई पड़ रहा है, जो कि आपका चित्र रहता है वो भी उतना ही दूर पर दिखाई पड़ता है। अब देखिए नेक्स्ट क्या कहता है, किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने हेतु
यानी आप अपना चाहते हैं कि पूरा प्रतिबिंब देखना, तो दर्पण की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई का क्या होना चाहिए, आधा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आधा होना चाहिए। यानी अगर सिंपल भाषा में समझे, आप एक व्यक्ति हैं, आपका मान लिया जाए कि फीट, आपका हाइट जो है 6 फीट का है, तो यदि आप अपना पूरा इमेज देखना चाहते हैं, 6 फीट का अगर मान लिया जाए, 6 फुट का है, तो चाहते हैं मिरर देखना, तो आप 3 फुट का आपको दर्पण में देखना पड़ेगा, 3 फुट के सिंपल मिरर में देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यदि कोई वस्तु दर्पण के सापेक्ष भी चाल से गतिमान होता है, तो वस्तु और प्रतिबिंब के सापेक्ष भी 2v से होगी। क्या होगा, वस्तु का प्रतिबिंब किस गति से रिलेटिव जो स्पीड होगा, कितना होगा, कितना, 2v होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं आगे, जो आगे पूछा जाता है क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पर बहुत एक आपको जबरदस्त ट्रिक्स बताने वाला हूं, यहां से यदि क्वेश्चन आए तो आप इसको सही कर लेंगे। ये जो दिया हुआ है 3, ये 3 जो लिखा हुआ है और 90 डिग्री, मैं आपको तरीका बताता हूँ। देखिए ये एंगल है, ये नंबर ऑफ इमेज, यानी नंबर ऑफ इमेज की बात कर रहा है, नंबर ऑफ इमेज की बात कर रहा है, यानी प्रतिबिंबों की संख्या के बारे में बात कर रहा है। आपको मैं फॉर्मूला देता हूँ, 360 बाई थीटा माइनस 1। कितना मैंने बोला, 360 डिग्री बट्टा थीटा माइनस 1। अगर इस फॉर्मूला पे अगर अप्लाई कर लीजिए आप, तो आपसे संबंधित कोई भी क्वेश्चन, यहाँ देखिए, कोई वस्तु परस्पर 90 डिग्री कोण पर रखे हुए समतल दर्पण के बीच रखी हुई हो, तो वस्तु के कुल प्राप्त प्रतिबिंब जो होगा, संख्या कितना होगा, 3 होगा। आप यहाँ 90 रखिए, तो 94 जा, आप जानते हैं कितना होता है, 360 होता है, तो 4 - 1 कितना हो जाएगा, 3 हो गया। यानी आपको जो मैं फॉर्मूला दिया ये सत्यापित हो गया। ठीक है, यदि मान लिया जाए दर्पण समानांतर हो, क्या हो, दर्पण समानांतर हो, समानांतर हो, ये आपका समानांतर हो, तो इसका प्राप्त प्रतिबिंब कैसा होता है, अनंत होता है, इनफिनिट होता है। क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। आगे देखते हैं कि आगे क्या बातें लिखी गई है। ठीक है, आगे मैं आपको बताता हूं। वस्तु के प्रतिबिंब से रिलेटेड बातें की गई है, किससे की गई है बातें, वस्तु से के प्रतिबिंब से रिलेटेड बातें की गई है। देखिए यहाँ पर आपको एक एक चीज करके बहुत आसानी से जानकारी मिल जाएगा। कहता है यहाँ पे एक बात आती है रियल इमेज का, एक आता है वर्चुअल इमेज का। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो आपको वर्चुअल इमेज है, यानी आभासी प्रतिबिंब को पर्दा पर उतारा नहीं जा सकता है। क्या बोले मैंने कि आभासी यानी वर्चुअल इमेज को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, जबकि वास्तविक यानी रियल इमेज को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। आपने देख लिया, यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। चलिए हम आपको आगे बताते हैं कि और क्या जाना। ये मान लिया जाए आपके पास क्या है, ये मान लिया जाए एक आंख है, यानी एक व्यक्ति है ऑब्जर्वर देखने वाला। ये परावर्तक क्या पृष्ठ है, ठीक है, ये रिफ्लेक्शन लेयर है। ठीक है, अब यहां पर मान लिया जाए कोई वस्तु है। ठीक है, यहां क्या है, कोई वस्तु है, तो आपने क्या देखा कि उसका जो आपको, आपने जो यहां से देख रहे हैं उस वस्तु का इमेज यहां बन रहा है, और इसको जस्ट एक प्रकार का नीचे में आपको एक लेयर दिखाई पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए यहां पर उल्टा, क्यों मैंने बोला यहां पर उल्टा, वस्तु इधर की ओर दिशा में दिख रहा है और एक इमेज इसका नीचे बन रहा है। अब हम आपको यही बताना चाह रहे हैं कि एम्बुलेंस के, देखिएगा कि एम्बुलेंस के ठीक सामने जो इस टाइप से रहता है, और रियर गाड़ी के जो, गाड़ी में जो बीच में लगा होता है, मान लिया जाए कि आपके पास ये गाड़ी है। ठीक है, गाड़ी है, एक मिरर आपके पास इस टाइप का यहाँ रहता है। ठीक है, ड्राइवर के बगल में, ये मान लिया जाए कि ये ड्राइवर का क्या है, केबिन है बैठने वाला। ठीक है, और एक ड्राइवर साहब के आगे में इस प्रकार से मिरर लगा रहता है। तो ये जो आप देखते हैं ये मिरर, ये जो मिरर होता है, ये मिरर क्या होता है, उत्तल दर्पण का होता है। क्या होता है, उत्तल दर्पण का होता है। और ये जो बीच में आप देखते हैं मिरर जो लगा रहता है गाड़ी में, ये समतल दर्पण का रहता है। किसका रहता है, समतल दर्पण का रहता है। देखिए कितना आसानी से आप लोग समझ रहे हैं, आगे पढ़ेंगे सेम चीज आपको मिलेगा, बट हम आपको पहले बता दिए। इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये जो बीच में लिखा हुआ है इसको बोलते हैं रियर व्यू मिरर। क्या बोलते हैं, रियर व्यू मिरर। क्या बोलते हैं, रियर व्यू मिरर। चलते हैं हम आगे आपको बताते हैं। अब देखिए रियर व्यू मिरर में जब देखते हैं समतल दर्पण में, तो ये वस्तु अगर ऐसा लिखा हो तो आपको जस्ट ड्राइवर साहब को कैसा दिखता है, इस टाइप से दिखता है। तो वो समझ जाता है कि एम्बुलेंस आ रही है, तो अपने साइड दे देता है। ठीक है, और अब जानते हैं कि एम्बुलेंस में कोई ना कोई इमरजेंसी का पेशेंट रहता है। अब देखिए जो जनरली पूछा जाता है कि समतल दर्पण का उपयोग क्या है, क्या है समतल दर्पण का उपयोग क्या है। दैनिक जीवन में समतल दर्पण का उपयोग आईने के रूप में सर्वाधिक किया जाता है। क्या किया जाता है, आईने के रूप में। जो आपके घर में आईना होता है, दिन प्रतिदिन आप अपना चेहरा निहारने का काम करते हैं, वो आपका आईना कौन सा रहता है, समतल दर्पण का। नेक्स्ट देखिएगा, जो बहुदर्शी है यानी कैलिडोस्कोप है, परिदर्शी है, पेरिस्कोप में समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और
अगर नेक्स्ट पूछा जाए कि परिदर्शी में यानी पेरिस्कोप में के प्रयोग जो बंकर यानी सैन्य गतिविधि में बंकर के पीछे छिपे सैनिकों और पनडुब्बी में पानी के सतह से बाहर देखने के लिए जो किया जाता है, ये समतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है। आपने इस तरीके से कितने अच्छे से एक एक कॉन्सेप्ट के साथ आपने समझने की कोशिश किया, ठीक है। जिससे क्या हुआ कि आपको याद करने का समस्या कभी नहीं पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स जरूर याद रखिएगा, ठीक है। ये इसको मैं भी लिख देता हूँ, आप कभी इसको भूलिएगा नहीं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, आपको जो है कि जो समतल दर्पण है हम लोग बहुत अच्छे से देख लिया है। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या मिलेंगे, जस्ट नेक्स्ट पार्ट में आराम आराम से पढ़ते हैं कि साइंस घबरा करके धरफरा करके पढ़ने की चीज़ नहीं है, आराम से पढ़िए, ठीक है, ज़्यादा परेशानी के साथ नहीं पढ़िए। अब नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं गोलीय दर्पण के साथ अगले पार्ट में। अगला पार्ट देखिए, इसमें आपको इसी प्रकार से बहुत बेहतरीन तरीके से आपको विथ कॉन्सेप्ट आपको समझाएंगे, आपका एग्जाम में कभी कोई समस्या नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में जरूर देखिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।